गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म चल रहा है और पिछली क्लास में मैंने आपको कैलिक्स एंड कोरोला इनके बारे में बताया था, उनके एस्टिवेशन के बारे में बताया था और आज हम जानेंगे एंड्रोशियम के बारे में। जो पुष्प के आवश्यक चक्र हैं उनमें से पहला भाग कौन सा है? एंड्रोशियम है। और हम ये कह सकते हैं कि पुंकेसरों युक्त जो चक्र होगा उसको हम क्या कहेंगे? पुमंग या एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम को ए से दर्शाया जाता है। एंड्रोशियम को ए से दर्शाते हैं, जो कैपिटल ए है उससे इसको दर्शाया जाता है जब हम पुष्प चित्र बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं उस वक्त। ठीक है, तो अब इसके आधार पर अगर हम देखें, जब पुंकेसर जुड़े हुए हों या पुंकेसर अलग अलग हों तब हम क्या परिभाषा या क्या हम उसके लिए शब्दावली दे सकते हैं? देखिए, जब पुंकेसर अलग अलग हों यानी पॉलीस्टेमनस, ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन अगर होती है पॉलीस्टेमनस, तो पॉलीस्टेमनस के अंदर क्या होता है कि जैसे ये ओवरी है, ठीक है, तो इस ओवरी में यहाँ हम देखेंगे तो इस तरह से पुंकेसर जो है इस तरह से अलग अलग होते हैं, यानी ये पुंकेसर जो है आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? पॉलीस्टेमन्स, यानी हम इसको हिंदी में कह सकते हैं पृथक पुंकेसरी, पृथक पुंकेसरी। ठीक है, और अगर जुड़े हुए हों तो कैसे होते हैं? जब पुंकेसर आपस में संयुक्त होते हैं तब वो दो तरह से संयुक्त हो सकते हैं। एक को तो हम कहते हैं ससंजन, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं आसंजन। अब ससंजन में तो ये आपस में संयुक्त होते हैं, ठीक है, आपस में जब संयुक्त हो जाते हैं तो उसको हम कहेंगे कोहेजन यानी ससंजन। और जब ये आपस में संयुक्त होने के साथ साथ अगर पुष्प के किसी अन्य चक्र के भाग या हम यूं कहें दलपुंज के साथ संयुक्त होते हैं या किसी अन्य भाग के साथ संयुक्त होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? आसंजन कहते हैं। जब ये आपस में यानी परस्पर पुंकेसर संयुक्त होंगे तो उसको हम कहते हैं पुंकेसरों का ससंजन। और जब ये किसी अन्य भाग के साथ जुड़े हुए रहते हैं तब हम उनको क्या कहेंगे? पुंकेसरों का आसंजन, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनकी लंबाई क्या क्या होती है। पुंकेसरों की लंबाई, तो लंबाई में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो आता है इसके अंदर वो आता है समदीर्घी। समदीर्घी, इसको हम हिंदी में कहते हैं समदीर्घी और होमोडायनेमस। यानी समदीर्घी, होमोडायनेमस का मतलब यही होता है कि इसके अंदर जो पुंकेसर हैं उनकी लंबाई कैसी होती है? समान होती हैं। समान लंबाई से मतलब यही है कि अगर हम पुष्प की एलएस में देखें तो आप देखोगे कि यहाँ से जब ये पुंकेसर यहाँ तक पहुँचा है तो बाकी के जो पुंकेसर हैं वो भी कैसे होते हैं? इसी लंबाई के होते हैं। ठीक है, यानी लंबाई जो है इनकी कैसी होती है? बराबर होती है। इसको हम अगर सरल बताना चाहें तो देखिए, पुंकेसरों की जो लंबाई है वो कैसी होती है? समान होती है, इस तरह से, तब इनको हम कहते हैं समदीर्घी। इस प्रकार की जो कंडीशन है वो समदीर्घी के अंतर्गत आती है। और इसके बाद अगर हम बात करें विषमदीर्घी की तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर कोई इनकी जो लंबाई है इनके बारे में कोई निश्चितता नहीं होती है, उसको हम कहते हैं हेटेरोडायनेमिक्स।
डायनेमस यानी विषम दीर्घी। विषम दीर्घी में अधिकतर तो कैसे होते हैं, सम दीर्घी होते हैं अधिकतर तो, लेकिन विषम दीर्घी भी होते हैं। अब विषम दीर्घी में कोई निश्चितता नहीं होती है कि पुंकेसरों की लंबाई में 2 छोटे होते हैं या 2 बड़े होते हैं, यानी कोई भी छोटा या बड़ा हो सकता है, यानी अनिश्चितता होती है। जैसे ये है, आप देख सकते हैं, तो ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, फिर जो अगला जो है वो इन दोनों से ही बड़ा है और ये सबसे छोटा ही है। तो इस तरह से जब अनिश्चितता आ जाती है तब हम उसको कहते हैं विषम दीर्घी, यानी पूतंतुओं की लंबाई भिन्न भिन्न प्रकार की हो। जब पूतंतुओं की लंबाई भिन्न भिन्न प्रकार की हो तब इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है, जिसे हम कहते हैं विषम दीर्घी। देखिए, पुंकेसरों को समझने से पहले मैं आपको एक बार फिर से, वैसे तो आपको सबको ध्यान होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि जो पुंकेसर होते हैं उनमें इस तरह से ऊपर की ओर ये वाला जो है ये एक पुंकेसर है, ठीक है। और पुंकेसरों में इसके 3 भाग मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक तो होता है पराग कोष्ठ, जिसे हम ये कहते हैं पोलन सैक, ठीक है। और दूसरा ये वाला जो नीचे वाला जो भाग है वो इसका फिलामेंट होता है। और ये फिलामेंट और ये पोलन सैक यानी पराग कोष्ठ जिससे आपस में संयुक्त रहते हैं, यानी ये दोनों आपस में संयुक्त रहते हैं, उस भाग को हम क्या कहते हैं, ये वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं कनेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टर। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला भाग होता है, ठीक है। तो पूतंतु तो ये हो गया फिलामेंट, ऊपर वाला क्या हो गया, कोष्ठक हो गए, पराग कोष्ठक। इसके बाद हम आगे चलते हैं, विषम दीर्घी हमने कर लिया है। विषम दीर्घी के बाद हम देखेंगे इसके अंदर अगला जो है वो है द्विदीर्घी, डायडायनेमस। डायडायनेमस किस तरह से होता है इनके बारे में हम जानेंगे। यानी द्विदीर्घी, ठीक है, द्विदीर्घी। द्विदीर्घी में क्या होता है कि जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है आपको, द्विदीर्घी का मतलब ये है कि 2 तो होते हैं लंबे और 2 होते हैं छोटे होते हैं। 2 तो लंबे होते हैं और 2 कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। यानी हम ये अगर कहना चाहें कि इस तरह से ये एक पुंकेसर है, ठीक है, और दूसरा जो है वो इस तरह से छोटा आता है, ये छोटा हो गया। फिर अगला जो है वो कैसा हो गया, फिर से लंबा हो गया और फिर से क्या हो गया, छोटा हो गया। इस तरह से जब हम देखें कि अगर 4 पुंकेसर हैं किसी पुष्प में तो 2 कैसे हैं, छोटे हैं, और 2 कैसे हैं, लंबे हैं। तो ये वाला जो है सिस्टम ये पाया जाता है तुलसी में, ऑसिमम सैंक्टम। ये किस में पाया जाता है, तुलसी में पाया जाता है। जो तुलसी पादप है उसके अंदर, ठीक है। तो तुलसी में इस तरह से द्विदीर्घी अवस्था पाई जाती है, यानी 2 जो स्टेमन है वो तो होते हैं लंबे और 2 होते हैं छोटे। अब अगला जो आता है इसमें वो आता है चतुर्दीर्घी। नेक्स्ट जो है ये तो हो गया द्विदीर्घी। अब हम बात करेंगे टेट्राडायनेमस की। अगला जो है वो है टेट्राडायनेमस। टेट्राडायनेमस को हम कहते हैं चतुर्दीर्घी, ठीक है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि नाम से पता चल रहा है कि 4 तो होते हैं लंबे, यानी जब एंड्रोसिया में कुल मिलाकर कितने पुंकेसर होते हैं, 6 पुंकेसर होते हैं। तो इसमें से भीतरी तो 4 तो होते हैं लंबे और बाहरी 2 जो होते हैं वो होते हैं छोटे होते हैं। तो देखिए किस तरह से कि जैसे अगर हम इस तरह से मान लें 1 और ये हो गया 2, इसी तरह से ये तीसरा और ये हो गया चौथा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये चारों कैसे हैं, ये चारों लंबे हैं, लेकिन 2 जो बाहरी हैं वो कैसे हैं, छोटे हैं।
यानी ये वाले जो बाहर के चक्र में मौजूद हैं वो कैसे हैं, छोटे हैं। यानी सीधी सी बात ये है कि जो पुंकेसर हैं उनकी व्यवस्था द्विचक्रीय होती है। तो बाहर वाले जो दो हैं वो तो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और अंदर जो मौजूद हैं चार वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। और इस प्रकार की जो कंडीशन है वो पाई जाती है क्रूसीफेरी में। एग्जाम्पल इसका क्या है, क्रूसीफेरी। इस फैमिली के अंदर इस तरह की कंडीशन पाई जाती है। किसके मामले में, पुंकेसरों के मामले में। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है इसी में एंड्रोशियम में वो है कोइजन। पुंकेसरों का ससंजन कैसे होता है। ठीक है, पुंकेसरों का ससंजन, कोइजन ऑफ स्टेमन्स। पुंकेसरों का ससंजन किस तरह से होता है। तो पुंकेसरों का ससंजन का मतलब यही है कि जब पुंकेसर आपस में संयुक्त होते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसरों का ससंजन कहते हैं। ठीक है, और इसमें पहला जो आता है वो तो आता है एडल्फस। एडल्फस को हिंदी में कहते हैं संघी। ठीक है, यानी जो संघ बना लेते हो, संघी वही होते हैं। यानी पुंकेसरों के जब केवल पुतंतु संयुक्त होते हो, क्या संयुक्त होते हो, ध्यान रखने की बात है कि जब केवल फिलामेंट यानी जो पुतंतु है वो संयुक्त होते हैं। ठीक है, जब फिलामेंट संयुक्त होते हो तब हम उसको कह सकते हैं। तो देखिए, फिलामेंट संयुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि सारा ही पुंकेसर संयुक्त हो जाता है। पूरा पुंकेसर संयुक्त नहीं होते आपस में, केवल नीचे वाले जो फिलामेंट हैं सभी पुंकेसरों के वो मिलकर के कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या हम एक संघ की परिभाषा दे सकते हैं, उसको एक संघ बना लेते हैं। तो उन्हीं के आधार पर हम देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, वो समूह है कौन कौन से हैं। तो एडल्फस यानी संघी में पहला जो आता है वो है एक संघी। नंबर 1 है मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस को हिंदी में कहते हैं एक संघी। यानी जब पुंकेसरों के पुतंतु मिलकर एक संघ बना लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एक संघी। तो एक साथ संयुक्त होकर के संघ बनाते हैं। तो देखिए, अगर आप गुड़ल का पादप आपने देखा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि सारे जो पुंकेसर हैं वो मिलकर के एक ही पुतंतु मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक ही नलिका का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर हम उनको दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शाएंगे कि इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसमें ऊपर की तरफ तो आप देखोगे तो इस तरह से 5 आपको क्या नजर आएगी, वर्तिका नजर आएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह से ये जो चारों तरफ है ये क्या है, पराग कोष्ठ हैं। और इसके तंतु जो हैं वो कैसे हो चुके हैं, संयुक्त हो चुके हैं। तो इस तरह से जब केवल पुतंतु संयुक्त हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोएडल्फस यानी कि एक संघी। अगला जो आता है उसमें इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं गुड़हल, हिबिस्कस, रोजा साइनेसिस और मालवेसी के अन्य पादप। ठीक है, ये आ सकता है। अगला जो आता है उसमें वो आता है द्विसंघी। द्विसंघी, द्विसंघी को हम क्या कहेंगे, डाईएडल्फस। डाईएडल्फस, द्विसंघी। तो द्विसंघी अवस्था किस तरह से होती है, द्विसंघी अवस्था पाई जाती है मटर में। एग्जाम्पल क्या है इसका, मटर यानी पाइसम स्टाइवम। इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइसम स्टाइवम। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था एक बार कि इस तरह से जो हम पुष्प चित्र बनाते हैं तो पुष्प चित्र में अगर हम देखें तो ये तो होता है एक पुंकेसर और इधर जो 9 होते हैं बाकी के मटर के वो इस तरह से संयुक्त रहते हैं। ठीक है, ये बाहर तो जो चक्कर हैं वो कैलिक्स और कोरोला के हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो ये वाला और ये वाला
ये तो एक स्वतंत्र है, लेकिन बाकी सब ने मिलकर क्या कर लिया है, इनके पूतंतुओं ने मिलकर एक ही संघ बना लिया है। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिक अगर एक्सटर्नल फीचर के हिसाब से देखें तो किस तरह से ये डायग्राम बनेगा, इस तरह से। तो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से तो ऐसे बना सकते हैं हम इसको। ये सब अलग अलग है, ठीक है। और ये हो गया ऐसे, और दूसरा वाला जो है सिंगल वाला ये रहा। तो आप देखेंगे कि ये तो कितने हैं, ये तो 9 है और ये 1 है, कुल मिलाकर 10 होते हैं। तो वहाँ पर व्यवस्था क्या पाई जाती है, वहाँ पर व्यवस्था पाई जाती है 9 तो संयुक्त होते हैं और 1 कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। जो संयुक्त होते हैं उनको ब्रैकेट में दर्शाते हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो पाई जाती है मटर में। तो डाइएडल्फस मटर का पौधा आपके सिलेबस में है, पेपियोनेसी फैमिली का है। और वहाँ पर जब आप मटर के पुष्प का या वहाँ पर फैमिली का वर्णन करोगे, तो अगर मटर के पुष्प का वर्णन आप कर रहे हो और उसमें आप एंड्रोशियम का वर्णन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उनके संसर्जन से रिलेटेड जो शब्दावली यूज करनी है वो लिखनी है डाइएडल्फस, यानी कि द्विसंगी होते हैं। अगला है द्विसंगी के बाद तीसरा जो आता है इसमें वो आता है बहुसंगी, पॉलीएडल्फस, ठीक है, बहुसंगी। अब बहुसंगी में क्या होता है कि बहुत सारे मिलकर समूह बन जाते हैं, जैसे कि रूटेसी फैमिली में बन जाते हैं, बहुत सारे समूह बन जाते हैं। जैसे मान लो कि एक समूह है तो ये हो गया, ठीक है, इसी तरह से ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, ये है पुंकेसर, इसी तरह से ये हो गया, ठीक है, और इस तरह से ये अगला हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो अब आप देखेंगे कि नीचे वाले भाग यानी पूतंतुओं ने तो मिलकर के क्या बना ली है, एक ही संरचना बना ली है, परंतु इनके पराग कोष कैसे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस आधार पर ये कैसा हो जाता है, पॉलीएडल्फस यानी बहुसंगी हो जाता है, क्योंकि 2 से अधिक संघ बने हुए हैं, समूह बने हुए हैं। और इसका एग्जाम्पल है रूटेसी, ठीक है। अगला है नेक्स्ट पॉलीएडल्फस के बाद संघ में बात कर रहे हैं हम। संघी तो हो गया है, लेकिन अगला जो हम बात करेंगे वो है सिनजेनेसियस। सिनजेनेसियस इसका मतलब होता है सैपुमंगी। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, सैपुमंगी कहेंगे। सैपुमंगी का मतलब यही है कि जब सभी पुंकेसरों के पराग कोष आपस में संयुक्त होते हैं, सॉरी युक्त कोशी कहेंगे इसको, सैपुमंगी नहीं कहेंगे, युक्त कोशी, इसको हम युक्त कोशी कहेंगे, क्योंकि पराग कोष आपस में संयुक्त हो रहे हैं ना। तो जब सभी के पराग कोष आपस में संयुक्त हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, युक्त कोशी कहलाता है। और इसमें एग्जाम्पल आता है एस्टेरेसी, एस्टेरेसी जो कंपोजिटी के नाम से भी जानते हैं हम, कंपोजिटी जो सूरजमुखी का कुल है वो आता है इसके अंदर। तो इसमें क्या है, इसमें जो ऊपर वाले हम ये कहें कि जो पराग कोष है वो इस तरह से संयुक्त हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनमें जो भित्ति है मध्य की वो एक ही है, परंतु इनके क्या होते हैं, फिलामेंट अलग अलग होते हैं। आप देख सकते हैं कि फिलामेंट कैसे इनके अलग अलग हैं, परंतु ऊपर से युक्त कोशी हैं, यानी कि इनके जो पराग कोष हैं वो आपस में संयुक्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, युक्त कोशी। अगला जो आता है वो आता है सिनेंड्रस। सिनेंड्रस इसको हम कहते हैं सैपुमंगी।
सैपुमंगी। ये क्या है? इसमें क्या होता है कि जो युक्त कोशी और जो पूतंतु जुड़े हुए हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पूतंतु है, फिलामेंट और पोलन सैक दोनों ही संयुक्त हो जाते हैं, अर्थात सभी पुंकेसर आपस में कैसे होते हैं? संयुक्त होकर के एक नलिका सदृश संरचना बना लेते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें इस तरह से, ये तो ऊपर वाले पराग कोश संयुक्त हो चुके हैं और ये नीचे जो फिलामेंट हैं ये भी संयुक्त हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह से किसी पुष्प की तरह ये हो जाते हैं, यानी जिसके अंदर सारे के सारे भाग पुंकेसर के आपस में संयुक्त हो जाते हो, तो उसको हम कहते हैं सैपुमंगी अवस्था। और ये पाई जाती है कुकुरबिटेसी में। कुकुरबिटेसी के पादप कौन से हैं? सब जानते हैं, जैसे तुरई है, जिसे हम तोरू कहते हैं देसी भाषा में, तुरई, लूफा। ठीक है, इसके अलावा जो घिया है वो भी इसी में आती है, और भी बहुत सारी जो बेलें जो होती हैं हमारे आसपास, ठीक है, जैसे मतीरे की, खरबूजे की, ये सारे जो पादप हैं ये किस में आते हैं? कुकुरबिटेसी में आते हैं। ककड़ी है, ये भी इसी में आती है। ठीक है, कद्दू है, ये भी इसी में आता है। तो कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में इस तरह से सैपुमंगी अवस्था पाई जाती है। अगला है, ये तो हो गई बात इसके ससंजन की। अब हम इसके आसंजन की बात करते हैं। पुंकेसरों का आसंजन कैसे होता है? ठीक है, पुंकेसरों के आसंजन को हम कहते हैं एडिशन ऑफ स्टेमन। पुंकेसरों का आसंजन कैसे होता है? तो पुंकेसरों का किसी अन्य संरचना जैसे कैलिक्स, कोरोला, इनके साथ संयुक्त होना क्या कहलाता है? आसंजन कहलाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एपीपेटल्स। एपीपेटल्स को हम दल लगन कहते हैं। जब पुंकेसर किसके साथ जुड़े हुए हों? दलों के साथ जुड़े हुए हों। ठीक है, दलों के साथ जुड़ेंगे तो देखिए किस तरह से होंगे। जैसे मान लो ये कोई दल है, ठीक है, तो इस दल में इसके आधार पर पुंकेसर जुड़े हुए रहते हैं इस तरह से, यानी इस तरह से होंगे ये पुंकेसर तो। ठीक है, लेकिन ये इससे क्या है? जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे क्लियर? तो ये तो हो गया दल और ये हो गया पुंकेसर। एपीपेटल्स अवस्था इसी को कहते हैं। ये पाई जाती है नीरियम इंडिकम, जो कनेर है उसके अंदर पाई जाती है। नीरियम इंडिकम बोटेनिकल नेम है कनेर का। अगला जो आता है इसमें वो आता है पूजयांगी गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस जो है वो आँख में पाया जाता है। गाइनेंड्रस में क्या होता है कि जो पुंकेसर है वो या तो वर्तिकाग्र स्टिग्मा या फिर वर्तिका और या फिर गाइनोशियम के किसी भी भाग के साथ जुड़े हुए रह सकते हैं, तो उसको गाइनेंड्रस कहते हैं। अब पुंकेसरों के चक्रों की संख्या और व्यवस्था कैसे होती है वो जानेंगे हम। नंबर एंड अरेंजमेंट। नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन इन फ्लावर। ठीक है, पुष्प में स्टेमन की संख्या और उनका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकांतर दलीय। एकांतर दलीय अल्टरनी पेटल्स, इंग्लिश में क्या कहेंगे? अल्टरनी पेटल्स। ठीक है, अल्टरनी पेटल्स कैसे होते हैं? देखिए, मैं आपको पुष्प चित्र की सहायता से समझा रहा हूं। ये तो हमने बना लिया, क्या है ये? हमने बना चुके हैं दल। ठीक है, ये क्या बना लिए हमने? दल बना लिए। तो अल्टरनी पेटल्स का मतलब यही है कि जब दलों के बराबर पुंकेसरों की संख्या हो, जब पुंकेसरों की संख्या कैसे हो? दलों के बराबर, दलों के बराबर व दलों से एकांतर, दलों से एकांतर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये एक दल है तो पुंकेसर कहाँ दिखाएंगे हम? पुष्प सूत्र में, चित्र में इस तरह से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि दो
दलों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, इनको दर्शा रहे हैं इस तरह से। तो ये हो जाती है व्यवस्था एकांतर दलीय, अल्टरनेटिव पेटल्स, ठीक है। ये पाई जाती है सोलेनेसी में। एग्जाम्पल क्या है इसका, सोलेनेसी। सोलेनेसी के बहुत सारे पादप हैं, जैसे आलू सोलेनेसी में आता है, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, ठीक है, इस तरह के जो पादप हैं वो आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल तो हो गया सोलेनेसी। अगला जो हम पढ़ेंगे दूसरा जो है इसके अंदर, पहला तो अल्टरनेटिव पेटल्स हो गया, अगला जो आता है इसमें वो आता है दलाभिमुख। इसका है एंटी पेटल्स, इसको हम क्या कहेंगे, एंटी पेटल्स, यानी दलाभिमुख। इसका मतलब ये है कि दलों के बराबर संख्या में होते हैं पुंकेसर, परंतु दलों के सामने होते हैं। तो अब की बार इस तरह से दर्शाते हैं, क्योंकि ये दलों के सामने हैं, इस तरह से ये सामने हो गए हैं, ये हो गए सामने, ठीक है। इस तरह से जो व्यवस्था है उसको हम कहते हैं दलाभिमुख। ये पाई जाती है प्रिमुलेसी में। प्रिमुलेसी इस फैमिली के अंदर इसी प्रकार की दलाभिमुख अवस्था पाई जाती है। अगला है डिप्लोस्टेमनस। अगला जो है इसी में बताऊंगा, सारे एक ही डायग्राम है। अगला जो है वो है द्विचक्र पुंकेसरी, यानी डिप्लोस्टेमनस। द्विचक्र पुंकेसरी, हिंदी में क्या कहेंगे, द्विचक्र पुंकेसरी। इसका मतलब ये होता है द्विचक्र पुंकेसरी में कि पुंकेसरों के दो चक्र हों, तो बाह्य जो चक्र है वो बाह्य दल के सामने, और भीतर वाले चक्र किसके सामने होते हैं, दलों के सामने, ठीक है। दल तो ये है ही, और अब बना लेते हैं हम बाह्य दल भी, ठीक है। तो ये हो गया बाह्य दल। इस तरह से अगर हम देखें दोबारा से बनेगा ये, क्योंकि फिर जो फ्लो है डायग्राम का वो नहीं बैठेगा, क्योंकि हम बनाएंगे इसको इस तरह से, यानी एक तो ये हो गया ऐसे, ठीक है, यानी उल्टा बनाएंगे इसको, ऐसे बनाएंगे। दूसरा हो गया ये वाला, ठीक है, और तीसरा हो गया ये वाला, और चौथा हो गया ये, और पांचवा हो गया ये, इस तरह से। अरे अभी भी ज़्यादा हो गए क्या, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, बड़ा छोटा बन गया ये। तो इसमें हम देखेंगे कि जो बाह्य दल के सामने हैं वो तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से ये बाह्य दल के सामने हो जाएंगे। तो जो बाह्य दल के सामने होंगे वो किससे एकांतरित हो जाएंगे, वो हो जाएंगे दलों से एकांतरित। और अंदर वाले जो हैं वो कहाँ आ जाएंगे, वो दलों के सामने हो जाएंगे, तो वो बाह्य दलों के एकांतरित हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, इस तरह से। तो दो चक्कर में होते हैं, दो चक्कर में कैसे, जो बाह्य चक्र है दलों इसके पुंकेसरों का, वो किसके सामने होता है, बाह्य दलों के सामने, ठीक है। ये बाह्य दल है तो इसके सामने ये रहा, ये बाह्य दल है इसके सामने, इस तरह, ठीक है। और जो आंतरिक चक्र है ये वाला, ये किसके सामने होता है, दलों के सामने। तो जो अंदर वाले हैं वो तो बाह्य दलों के एकांतरित हो गए, और बाहर वाले दलों के एकांतरित हो गए, इस तरह से। और ये व्यवस्था पाई जाती है इसमें मुरैया में, ठीक है, मुरैया में पाई जाती है। अगला आता है इसमें दलाभिमुख द्विचक्र पुंकेसरी। दलाभिमुख में अभी जो मैंने बताया इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी बाह्य दल के तो हो जाएंगे दलों के सामने, बाह्य चक्र के हो जाएंगे दलों के सामने, ठीक है। जो बाहर वाले हैं वो तो यहाँ हो जाएंगे, इनके सामने हो जाएंगे, और जो बाहर इसके सामने है, यानी किसके सामने, जो बाह्य दलों के सामने है, वो कहाँ हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे।